तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 11 का पार्ट नंबर 5 है ये पॉलिटिकल साइंस, यानी पॉलिटिकल साइंस का विधायिका के बारे में पढ़ेंगे। विधायिका के बारे में पढ़ने से पहले हमेशा की तरह कीवर्ड और आपको पूरे चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है, तभी समझ पाएंगे कि पूरे चैप्टर का क्या मर्म है। मर्म का मतलब उसके एक निचोड़ मिल जाएगा आपको। जब भी आप बुक को पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगा। जैसे ये सारे जो वर्ड दिए हैं उसमें डिफाइन नहीं है। डिफाइन का मतलब वो बताया नहीं गया, खुल के नहीं बताया गया कि वो लिख दिया गया है। अगर आपको ये वर्ड आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है तो कुछ नया चीज़ सीखते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट नंबर 1 होगा। पार्ट नंबर 1 होगा की एंड इंट्रोडक्शन। ठीक है, मतलब कीवर्ड और इंट्रोडक्शन। तो पहले देखेंगे संसद क्या है। संसद, संसद क्या होती है, यानी किसी भी देश में कानून निर्माण करने वाली सर्वोच्च संस्था को क्या बोलते हैं हम लोग, संसद बोलते हैं। भारत में उसे संसद कहते हैं, अमेरिका में उसी संसद को कांग्रेस कहते हैं, रूस में उसका नाम ड्यूमा है। ठीक है, जापान में उसका अलग नाम है, आपका इजराइल में नेसेट कहते हैं उसी को, और आपका ईरान में मजलिस कहते हैं। ठीक है, संसद का अलग अलग देशों में अलग अलग नाम है। चीन की संसद का नाम कुछ वो मतलब क्या बोलते हैं इसको, गूगल करके बताइएगा चीन की संसद का क्या नाम है। 1 मिनट। ठीक है, तो आप चीन के संसद का नाम क्या करेंगे, उसको बताएंगे। ठीक है, तो संसद क्या होता है, किसी भी देश में सर्वोच्च कानून निर्माण वाली संस्था को क्या बोलते हैं हम लोग, संसद बोलते हैं। और भारत में क्या है, संसद है। भारत में क्या है, संसदीय शासन व्यवस्था है। ठीक है, संसद हर देश में होता है, लेकिन उसकी जो कार्यपालिका का रूपरेखा है ना, वो किसी में अध्यक्षीय होता है, किसी में संसदीय होता है। ठीक है, अगला आता है जो संसद है भारत में, उस आर्टिकल 79 में लिखा हुआ उसका क्या मतलब होता है। जो भारत की जो संसद है ना, ये 3 चीजों को मिलाकर भारत की संसद बनती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको 1 नंबर के क्वेश्चन में आपको 100% मिलेगा। जो संसद है वो 3 चीजों को मिलाकर बनती है। भारतीय संसद कितने चीजों को मिलाकर बनती है, तो पहला आता है लोकसभा, क्या है, लोकसभा। दूसरा है राज्यसभा, क्या है, राज्यसभा। तीसरा है आपका राष्ट्रपति, क्या है, राष्ट्रपति। ठीक है, वो क्या है, ये तीनों लोग मिला के क्या बनाते हैं, भारत की संसद बनाते हैं। तो संसद में कितने समूह हैं, तो पहला है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा, तीसरा है राष्ट्रपति। ठीक है, अगला आते हैं हम शासन देखते हैं। जो शासन करने का मतलब किसी पे अपना रूलिंग करना, उसको हम क्या बोलते हैं, शासन बोलते हैं। तो पहला आता है कार्यपालिका, क्या आता है, कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या करती है, कानूनों को लागू करती है। लेकिन हमें पढ़ने के इस चैप्टर के अंदर विधायिका के बारे में बढ़िया से पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेकिन विधायिका भी क्या है, शासन का अंग है। कार्यपालिका क्या करती है, कानूनों को लागू करती है। जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, कानून किस प्रकार से लागू होते हैं, अस्थायी कार्यपालिका, अस्थायी कार्यपालिका, संसदीय कार्यपालिका, अर्ध अध्यक्षीय कार्यपालिका, इस प्रकार की चीजें होती है ना। विधायिका के बारे में हम इस पूरे चैप्टर में देखना था। विधायिका क्या करती है, कानून बना देती है, कानून बना देती है। लागू कौन करता है, कार्यपालिका। ठीक है, तो इसमें क्या पढ़ना है, विधायिका वो कानून बनाती कैसे है। सपोज करिए आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने क्लास के लिए क्या लॉ बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं ना, बिल्कुल बना सकते हैं। लेकिन उसको इंप्लीमेंट कौन करेगा, आपकी मैडम करेगी। मन करेगा तो ठीक है, वरना नहीं, छोड़ देगी। ठीक है, तो विधायिका यानी कोई भी संस्था जो कानून केवल बनाती है वो क्या है, आपका विधायिका कहलाती है। और न्यायपालिका उसकी देख रेख करती है। जो कानून बना है वो संसद नहीं, वो संविधान के हिसाब से बना है कि नहीं, देश की परंपरा, विधि, प्रथा, संस्कृति, धर्म को लेकर बना है कि नहीं, चेक करते हैं कि वो हमारे भारत के लिए अच्छा है या नहीं, अगर भारत में बात करते हैं तो। ठीक है, तो न्यायपालिका चेक करती है, क्या करती है, उसको चेक करती है, कॉपी चेक करती है, भाई जो आपने कानून बनाया वो सही है कि नहीं है। अगर आपने देखा होगा 3 तलाक के बारे में, ठीक है, कृषि कानून जो थे, किसानों जो आंदोलन किया था उसके बारे में, तो न्यायपालिका ने चेक किया था कि सही है कि नहीं। हमेशा बोलते हैं ना, इस कानून को हम कहाँ चैलेंज करेंगे, आपको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट चेक करता है और बताता है कि सही है कि नहीं है। अगर अपना जो न्यायपालिका है यानी सुप्रीम कोर्ट है, अगर वो देखता है जो कानून बना है वो संसद के मतलब संविधान के हिसाब से बना है, उसको वो पास कर देता है। कहता है कि अगर ये नहीं बना है तो या तो पूरा कानून को रद्द करता है, या जो कानून मतलब जो कानून के जो हिस्सा खराब है उसको कहता है इसको हटा दो। चाहे तो ये पूरा कानून खत्म कर सकता है, या जो पार्ट में कमी है उसको खत्म कर सकता है। समझ आ गया। फिर अगला आता है प्रतिनिधि लोकतंत्र। क्या है, प्रतिनिधि लोकतंत्र। इसको हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी कहते हैं। समझिए कैसे। प्रतिनिधि कौन होता है, जो आपका अगुवाई करे, जो आपका अगुवाई करे, आपको रिप्रेजेंट करे, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिनिधि बोलते हैं। तो प्रतिनिधि लोकतंत्र को क्या बोलते हैं, जिसमें लोगों का शासन उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के माध्यम से हो, उसे हम प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। समझ में आ गया। जैसे कि इंडिया का लोकतंत्र कैसा है, प्रतिनिधि वाला है। अमेरिका का कैसा है, प्रतिनिधि वाला है। ठीक है, ठीक है, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र कहते हैं इसको। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी आप कह सकते हो। ठीक है,
फिर आता है पुनर्विचार। पुनर्विचार का मतलब होता है किसी चीज को दोबारा देखना। जैसे आप लोग पेपर लिखते हैं ना, 3 घंटे का पेपर आपने 2.5 घंटे में कंप्लीट कर लिया, मैम कहती है बेटा दोबारा देख ले, तो पुनर्विचार क्या है? पुनर्विचार यानी किसी मुद्दे पर दोबारा सोचना, ठीक है। जैसे कि आपने बोला कि चाय लोगे या कॉफी, सोच के बताता हूँ, यानी आप दोबारा सोचते हैं किसी के मुद्दे को लेकर, ठीक है। फिर आता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव, ठीक है। प्रत्यक्ष चुनाव वो होता है जब आप प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधित्व को चुनते हैं। जैसे मान लीजिए नरेंद्र मोदी है, ये क्या है? नरेंद्र मोदी, आपने इसको चुना है, इसको चुना है, तो क्या हो गया? प्रत्यक्ष हो गया, यानी सीधे आपने अपने प्रतिनिधित्व को चुन लिया। अब जो राष्ट्रपति होता है ना, आप उसको सीधे नहीं चुनते, आपके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि उसको चुनता है, तो क्या कहलाता है? वो हमारा अप्रत्यक्ष चुनाव कहलाता है, जिसमें कि जनता पार्टिसिपेट नहीं करती, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। जैसे राज्यसभा के जो लोग होते हैं उनका चुनाव कैसा है? अप्रत्यक्ष है। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष है। उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, उसे हम अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। समझ में आ गया? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, जहाँ पे हम सीधे इन्वॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन हमारे द्वारा जो हमारे द्वारा प्रतिनिधि चुने गए हैं वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं। फिर आता है निर्वाचन क्षेत्र, बहुत मस्त कॉन्सेप्ट है। क्या है? निर्वाचन क्षेत्र। अब हमेशा देखना होता है ना, एग्जाम में पास करना होता है, जैसे अपन को 33% लाना है पास होने के लिए, ठीक है। लेकिन एक राजनेता को क्या करना है, मतलब पॉलिटिशियन को हर 5 साल में उसको इलेक्शन का चुनाव लड़ना है, इलेक्शन करना है, उसको चुनाव लड़ना है। अगर जनता ने सकारा तो सही है, वरना फेल हो जाओ, और ना आप खत्म, आपकी सरकार नहीं बनेगी। यानी कि क्योंकि यहाँ पे कैसा लोकतंत्र है? प्रतिनिधित्व वाली लोकतंत्र है, यानी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है इंडिया में। अब क्या है भाई? निर्वाचन क्षेत्र। निर्वाचन क्षेत्र का मतलब होता है चुनाव कराने के उद्देश्य से देश को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, छोटे छोटे हिस्सों में बांटना, उसे हम क्या कहते हैं? निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली कहते हैं। लेकिन इसी को प्यार से क्या कहते हैं? सीट कहते हैं। बोलते हैं ना, इस सीट पे कौन जीता है ना, वही सीट को आम भाषा में क्या बोलते हैं? निर्वाचन क्षेत्र। किताबी भाषा में निर्वाचन क्षेत्र, यानी देश को चुनाव कराने के उद्देश्य से छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना क्या कहलाता है? हमारा निर्वाचन क्षेत्र कहलाता है। देखिए कई बार ये क्वेश्चन ना इनडायरेक्ट पूछे जाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, और इसको जानना बहुत जरूरी है। फिर आता है जनगणना। जनगणना का मतलब होता है जो निर्वाचन क्षेत्र है ना, इसकी जो निर्धारण है ना, वो जनगणना के आधार पर होती है। भारत में जो पहला जनगणना होता है 1872 के अंदर हुआ था। ये ऑफिशियल तो था, लेकिन अनऑफिशियल कह सकते हो कि यहाँ से स्टार्ट हुई थी। लेकिन जो रेगुलेटरी हुआ, हर 10 साल पे जनगणना होगा, वो 1881 के अंदर से स्टार्ट हुआ। इसीलिए आप देखना जब भी जनगणना होता है उसके पीछे एक आता है, जैसे 2011, 2001, 19, फिर 2001 हो गया 1991, ठीक है। अगला क्या होगा? 2011 के बाद क्या होगा? 2021 में इलेक्शन होगा। हालांकि 2021 तो खत्म हो गया, लेकिन कोविड था इसीलिए नहीं हुआ, तो उसको 2023 में किया जाएगा। 22-23 में काम चालू है इस बार, ठीक है। इस बार डिजिटल मोड से में होगा। इस बार जो ट्रांसजेंडर होते हैं ना, जिसको आप लोग गे कहते हैं, छक्का कहते हैं ना, उनको भी इस बार पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो हम उसको 2021 का जनगणना कहेंगे। तो कब हुआ था भारत में? 1872 में स्टार्ट हुई थी, लेकिन पूछे कि 10 साल से बाद कब हुआ, मतलब रेगुलेटरी कब आई, तो 1881 के अंदर हुई। फिर आता है मंत्रिमंडल। क्या आता है? मंत्रिमंडल। देखिए पहले, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद का आकार कितने % से ज्यादा नहीं होना चाहिए? 15% से बड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन मंत्रिमंडल में केवल वही सदस्य शामिल होते हैं जो सरकार में किसी मंत्री पद पर हैं, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्हें हम मंत्रिमंडल कहते हैं। ये मंत्रिपरिषद से भी छोटा होता है, ये मंत्रिपरिषद का भी 10 से 12% होता है, ठीक है। फिर आता है निजी विधेयक और सरकारी विधेयक, ये दोनों एक साथ चलेंगे। निजी विधेयक होता है आप संसद के सदस्य हैं, आप संसद के सदस्य हैं, लेकिन आप क्या है? मंत्री नहीं हैं, आप मंत्री पद पर नहीं हैं। अब किसको लिखो कैसे? निजी विधेयक से अभिप्राय उस विधेयक से है जब किसी गैर, मतलब क्या कहेंगे इसको, हाँ, गैर मंत्री द्वारा इसे प्रस्तुत किया जाता है, तो इसे हम निजी विधेयक कहते हैं। यानी वो बंदा मंत्री नहीं होता है, मंत्री के अलावा क्या होता है? केवल संसद का सदस्य होता है। फिर आता है सरकारी विधेयक। जो सरकारी विधेयक किसे कहते हैं? जो क्या है? संसद में मंत्री पद पर है, मंत्री पद पर है, केंद्रीय मंत्री है, उसे हम क्या कहेंगे? सरकारी विधेयक कहेंगे। फिर आता है विधेयक और अधिनियम में क्या अंतर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है कि विधेयक और अधिनियम में क्या अंतर है। विधेयक का मतलब कहता है कानून बनाना। क्या लिखें? कानून बनाना, ठीक है। और आपका जो अगला क्या था भाई? अधिनियम। जब लागू हो जाए, जब लागू हो जाए, जब लागू हो जाए उसे क्या बोलेंगे? अधिनियम। अब समझिए कैसे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे किसके सदस्य हैं? संसद के सदस्य। उन्होंने एक कानून बनाया, बढ़िया बनाया, अच्छा बनाया, बुरा बनाया, वो बात की बात है। उन्होंने कानून बनाया कि जो भारत के लोग हैं ना, जो भारत के लोग हैं वो 10 बजे के बाहर रात को नहीं निकलेंगे। कानून बनाया, ये राष्ट्रपति को भेज दिया कि भाई इस पर साइन करो। अगर राष्ट्रपति उस पर साइन करता है तो क्या बन जाता है? कानून बन जाता है, यानी अधिनियम बन जाता है। लेकिन जो कानून नहीं बनने से पहले जो फाइल होती है, जो प्रारूप होता है, उसे हम क्या कहते हैं? विधेयक कहते हैं। सपोज करिए, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। एक सुंदर सी लड़की खड़ी है, कन्या खड़ी है, ठीक है। ये क्या है? सुंदर सी लड़की। मारकर चल भाई। ये लड़की खड़ी है और यहाँ पे एक सुंदर सा स्मार्ट सा लड़का खड़ा है। अगर इसने इसको प्रपोज किया, क्या किया? प्रपोज किया, तो क्या है? विधेयक। क्या है? विधेयक। अगर लड़की एक्सेप्ट कर लेती है तो क्या बन जाता है? ये अधिनियम बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। अगर इसने रिजेक्ट कर दिया तो ये विधेयक ही रह जाएगा। क्या रह जाएगा? विधेयक ही रह जाएगा। समझ में आ गया? यानी जब राष्ट्रपति के पास कोई भी कानून जाता है, विधेयक के रूप में जाता है, राष्ट्रपति जब उस पर साइन कर देता है तो अधिनियम बन जाता है, वरना वो क्या रहता है? आपका विधेयक रहता है। चीजें समझ में आ गई? कानून सॉरी विधेयक और आपका अधिनियम में क्या अंतर है। फिर आता है सूची। भारतीय संविधान के अंदर ना, हमारा भारतीय संविधान इतना बड़ा क्यों है कि सूचियां बहुत बड़ी बड़ी है, सूचियां बहुत बड़ी बड़ी है। भारतीय संविधान में 3 सूची है। कितनी सूची है? 3। पहले का नाम है केंद्रीय सूची, दूसरे इसको संघ सूची भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संघ सूची। दूसरे का नाम है राज्य सूची, राज्य सूची। तीसरे का नाम है समवर्ती सूची, समवर्ती, वैसे इसे लिख लो भाई, समवर्ती सूची नाम है। जो केंद्रीय सूची होता है ना, यानी केंद्रीय या संघ सूची होता है, इसमें केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है, केवल केंद्र सरकार। जैसे कि आर्मी हो गई, ठीक है, रेलवे हो गया, एयरपोर्ट्स वगैरह हो गए, ठीक है, और आपके जहाज रानी हो गया, इंटरनेशनल ट्रेड हो गया, बैंकिंग हो गया, है ना। इस पे कौन कानून बना सकता है? आपके मनी हो गया, मनी मतलब मुद्रा वाला, तो इसमें केवल संघ सरकार कानून बना सकते हैं। परमाणु संस्था हो गया, इस पे कौन कानून बनाएगा? आपका केंद्रीय सरकार कानून बना सकती है, उसे हम संघ सूची कहते हैं। इस विषय में जितने भी आते हैं। फिर आते हैं राज्य सूची में, जैसे कि पुलिस व्यवस्था हो गया, ठीक है, ये किसकी विषय है? आपका राज्य सूची का विषय है। फिर आता है समवर्ती सूची। कुछ ऐसे विषय हैं जो दोनों कानून बना देते हैं, जैसे शिक्षा हो गया, वन हो गया, ठीक है। इस प्रकार के जो मुद्दे हैं, इस पे दोनों कानून बना सकते हैं। इसे हम कहते हैं समवर्ती सूची, इसे कहते हैं। लेकिन ये जो सूची है, भारतीय संविधान में 3 प्रकार की सूची दी हुई है, ठीक है। इसमें आएगा अगला जो हम पढ़ेंगे ना, संघवाद, उसमें बढ़िया से दिया हुआ है। फिर आता है संवैधानिक। संवैधानिक का मतलब होता है जो संविधान के हिसाब से वो क्या है? संवैधानिक है, यानी जो संविधान के हिसाब से वो संवैधानिक है। जो धर्म के हिसाब से होता है क्या बोलते हो? उसको धार्मिक बोलते हो। वैसे ही जो संविधान के हिसाब से उसे हम संवैधानिक कहते हैं। उसे चाहे संवैधानिक अधिनियम हो, चाहे संवैधानिक विधेयक हो, चाहे संवैधानिक बंदा हो, चाहे संवैधानिक बंदी हो, कोई भी हो, यानी जो संविधान के हिसाब से वो संवैधानिक है, यानी जो धर्म के हिसाब से है वो धार्मिक है। फिर आता है गणपूर्ति। गणपूर्ति, हाँ गणपूर्ति है भाई। गणपूर्ति का मतलब होता है कोरम। क्या होता है? कोरम। जैसे कई बार है ना, आप कोचिंग लेते होंगे प्राइवेट, या स्कूल लेते होंगे, स्कूल में जाते होंगे, आपको मान लेते हैं क्लास में 40 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं भाई? 40। लेकिन 5 ही बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? तो मैम कहती है छोड़ो हटाओ, नहीं पढ़ाया जाएगा, है ना। लेकिन बच्चे नहीं आ रहे। ये प्राइवेट कोचिंग की हम बात कर रहे हैं। हालांकि सरकारी में तो उन बेचारों को पढ़ाना पड़ता है ना, अपने टीचर को। लेकिन प्राइवेट में क्या होता है, मान लो 40 में से केवल 5 ही बच्चे हैं, तो टीचर क्या कहता है? अरे बच्चे कम आए हैं, क्या पढ़ाएं, उनको नुकसान हो जाएगा, इस प्रकार की बातें, है ना। फिर क्लास की हम छुट्टी करवा देते हैं, या टीचर कर देता है। लेकिन क्या कहती है संसद हमारी, क्या कहती है? अगर टोटल मेंबर का 1/10 सदस्य आ जाते हैं तो आपका संसद चालू रहेगी। मान लेते हैं संसद में आपके 100 बंदे हैं, 1/10 कितना हुआ? 10 से 10 काटोगे 10, यानी 10 अगर बंदे आ जाते हैं संसद में तो आपका क्या होगा? संसद चलेगी। जैसे मान लो आपकी क्लास में 60 बच्चे हैं, तो इसका 1/10 निकालो तो कितना होगा? काटोगे तो 6 आएगा, यानी 6 बच्चे अगर आते हैं तो पढ़ाई होगी। कहीं पर भी लागू कर सकते हो। मान लो 10 हैं, ठीक है, अगर 1/10 निकालोगे तो 1 आएगा। इस हालांकि निकालने में कोई फायदा नहीं, एक बंदा तो आ ही जाता है ना। समझ में आ गया? अलग अलग हो सकता है, 10% होता है हालांकि, ठीक है। जैसे अगर मान लो भारत के अंदर आपको विपक्ष का नेता बनना है, उसमें 1/10 आपके पास सीट होनी चाहिए, 1/10 सीट होनी चाहिए, तभी आप क्या बन जाओगे? संसद में विपक्ष का नेता बन जाओगे। जैसे अभी भारत में विपक्ष का कोई नेता ही नहीं है। कारण क्या है? कारण ये है जो हमारी कांग्रेस है, मतलब सबसे बड़ी पार्टी, उसके बाद 44 सीट्स हैं। जो 44 सीट है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारे टोटल संसद में कितने सीटें हैं? 543 का 10 बटा कर दो, इसको हम 550 ही मान लेते हैं, ठीक है। 10 से काटोगे
तो 0, यानी 55 सीटें तो कम से कम उसके पास होनी चाहिए थी, लेकिन वो भी नहीं है। तो क्या है, हमारे विपक्ष का नहीं है। तो गणमूर्ति क्या होता है, वह मिनिमम बंदे होते जिससे कि पूरी क्लास को चलाया जा सके, सदन को चलाया जा सके, सभा चल सके, उसे हम क्या बोलते हैं, गणपूर्ति बोलते हैं। ये पेपर में पूछा जाता है। अब आते हैं हमें पूरे बुक्स के अंदर क्या पढ़नी है, हमें संसद क्यों चाहिए, यानी जो केंद्रीय संसद जो होती है, यानी देश में कानून निर्माण करने वाली सर्वोच्च संस्था, उसे हम क्या कहते हैं, संसद। क्यों चाहिए, कानून को बनाने के लिए, विकास के लिए, है ना, चुनाव कराने के लिए। चुनाव हालांकि नहीं कराता, लेकिन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव ही करता है, ठीक है। तो इसलिए हमें संसद चाहिए, देश का विकास हो के भला हो सके, है ना। चमन चूतिए वहाँ बैठे रहते हैं, बहुत सारे नेता हमारे ऐसे हैं कि मत बताओ, है ना। तो उस प्रकार हमें संसद चाहिए ही चाहिए। फिर आता है हमें 2 सदन ही क्यों चाहिए। संसद कितने लोगों से मिलकर बनती है, पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है आपका लोकसभा और राज्यसभा, इन लोगों को मिला दो संसद बनती है। संसद में 2 सदन होते हैं। संसद में बोले कितने लोगों से मिलकर बनती है, तो 3 लोगों से, तो 3 बंदों से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और आपका राष्ट्रपति। लेकिन पूछे सदन कितनी होती है, तो 2 सदन होती है, एक होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा। राज्यसभा को बोलते हैं उच्च सदन, ठीक है, और जो लोकसभा है उसको बोलते हैं निम्न सदन, यानी निचला सदन बोलते हैं, ठीक है। फिर ये क्यों चाहिए 2 सदन, तो 2 सदन इसलिए चाहिए, अगर एक में आप कानून पास करके भेज देते हो तो दूसरा उसको रीचेक करता है, वो पाता है कि अगर सही है तो पास कर देता है, पाता है गलत है तो उसको रोक देता है। तो इससे क्या होता है, चेक एंड बैलेंस बना रहता है। और जो राज्यसभा के जो लोग होते हैं ना, वो पढ़े लिखे आते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो संसद क्या करती है, कानून बनाती है, लोग के कल्याण करती है, ठीक है, भ्रष्टाचार करती है, ये भी लिख दो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है राज्यसभा की शक्तियां और विशेषताएं। राज्यसभा क्या है, इसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, 6 सालों के लिए इनका चुनाव होता है। इनकी शक्तियां क्या है, जो संवैधानिक जो बिल आते हैं, मतलब बिल मतलब विधेयक जो आते हैं, उन पे ये देख रेख करती है और कानून बनाने में पूरा 50% का योगदान देती है, ठीक है। इसके बाद शक्तियां ऐसे कि जो केंद्रीय विषय हैं उस पर कानून बना सकती है, ठीक है, नई केंद्रीय सेवाओं का सृजन कर सकती है, आर्टिकल 243, ठीक है। इस प्रकार से आप पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आता है संसद कानून कैसे बनाती है। संसद में कानून ऐसे नहीं बन जाते, यानी विधेयिका में कानून ऐसे नहीं बन जाते। कानून बनाने के लिए एक प्रॉपर क्राइटेरिया को फॉलो किया जाता है। सबसे पहले विधेयक आता है, जो विधेयक होता है सामान्यतः उस मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, ये कोई पेश कर सकता है लेकिन मंत्री द्वारा सामान्यतः पेश किया जाता है। उस मान लीजिए कोई महिला सुरक्षा, मान लीजिए देश की सुरक्षा है, तो कौन पेश करेगा, आपके देश के रक्षा मंत्री पेश करेंगे, ठीक है। उसके साथ आपको मिनिस्ट्री उसके साथ जुड़ी होती है, फिर इस पर बाताबाती होता है, बोला जाता है, ठीक है, ये गलत है, ये सही है, फिर चर्चा होती है। इसकी 3-4 रीडिंग होती है, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर देखा जाता है इसको देश की जरूरत है या नहीं है, इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, है ना, इस प्रकार के खूब क्वेश्चन किया जाता है। फिर फाइनली कानून बन जाता है। कानून कब बनता है, जब राष्ट्रपति के साइन हो जाते हैं, तो वही विधेयक कानून में यानी कि अधिनियम में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। फिर आता है क्या संसद संसद कार्यपालिका को, कार्यपालिका लिखना था भाई यहाँ पे, कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है। तो संसद मतलब दोनों सदन है, ठीक है। तो जो कार्यपालिका का मतलब यहाँ पे सरकार है, क्या है, कभी भी कोई पूछे ना कार्यपालिका, तो बोल देना सरकार के जो सदस्य होते हैं ना वो कार्यपालिका के ही होते हैं, ठीक है। अब क्या बोलना है, इसमें संसद को कैसे नियंत्रित, क्वेश्चन पूछती है ना, तारांकित क्वेश्चन होते हैं, अतारांकित शून्यकाल होता है, प्रश्नकाल होता है, स्थगन होता है, ठीक है। उसके बाद आपका अविश्वास प्रस्ताव होता है, ठीक है। इस प्रकार के संसद पर नियंत्रण रखा जाता है, ठीक है। फिर आता है संसदीय समितियां, इनको कई बार लघु विधायिका भी कहते हैं, लघु विधायिका भी कहते हैं। जब संसद सत्र में नहीं होती है ना, ये संसदीय समितियां काम करती है। आप देखते हैं ना, संसद में इतना चिल्ला चिल्ली होता है, एक दूसरे पर पर्ची फेंकते हैं, कई बार तो गाली बक देते हैं, लड़ाई भी कर लेते हैं, सो भी जाते हैं। लेकिन जो संसदीय समितियां होती है ना, ये असली लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें सभी पार्टियों को ना बैठने का अवसर मिलता है, इसमें आराम से बैठ के वो लोग बातें करते हैं, क्या इसकी जरूरत है, हर एक लाइन पे चर्चा होती है। कहाँ पर, संसदीय समितियां पर। संसदीय समितियां भी 2 प्रकार की होती है, एक अस्थायी, एक गैर अस्थायी। मतलब अस्थायी मतलब हमेशा के लिए चलती रहती है, एक होता है जब जरूरत होता है तो इसको बना लेते हैं, फिर उसके बाद खत्म कर देते हैं, ठीक है। संसदीय समितियां हालांकि 1 साल के लिए बनाया जाता है, जैसे कि लोक लेखा समिति, है ना, सार्वजनिक समिति, ठीक है, इस प्रकार की लाइब्रेरी समिति, आवास समिति, बहुत सारी समितियां होती है जो कि अलग अलग मुद्दों पे काम करती है। तो ये था अपना चैप्टर, ये क्या था, अपना विधायिका का इंट्रोडक्शन था। उम्मीद करता हूँ कि आप जब भी ये पढ़ें तो थोड़ा सा पढ़ें इसको, ठीक है। ये चीज़ें मैं समझा दिया हूँ, आप बुक जब भी पढ़ें, मतलब वीडियो देखने से पहले बुक पढ़ लें
या वीडियो देखने के बाद बुक को जरूर रीड करें, तभी ये सबका फायदा है। बहुत सारी चीजें होती है हम लोग भी स्किप कर देते हैं, आपको क्या पता हम आपको बेवकूफ बना रहे हैं नहीं बना रहे। जब तक आप किताब नहीं पढ़ोगे तभी तो पता चलेगा। जैसे धर्मगुरु लोग होते हैं आपको बेवकूफ बना के निकल जाते हैं, क्यों? क्योंकि आपने वो चीज पढ़ी ही नहीं है, तभी तो है ना, तभी तो आप ताली पीट रहे हो। जब आप भी पढ़ जाओगे तो समझ में आ जाएगा, है ना। अपने मोटिवेशनल स्पीकर देते हैं, देखे होगा, बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानियां सुनाती है और हमें मजा आता है, क्यों? हमने वो कहानी पढ़ा ही नहीं है, तभी तो हमें मजा आ रहा है। अब पढ़ लोगे तो सही रहेगा, ठीक है। चलिए, मतलब फालतू की बात था भाई ये।